Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear viewers, listeners, and students, hopefully you will be enjoying well. This is the last lecture of the series of the lectures of the res judicata under the course of Civil Procedure Code. Previously, I have extended other lectures on the topic of the res judicata, where we have covered the definition, nature, scope, relevant provision, main section, section number 11, and the 6 explanations of the res judicata. Where I was delivering the lecture which was based on the explanations of the res judicata, over there I have extended you a clue that about the explanation number 4, which is also known as the constructive res judicata, I will inshallah deliver and extend a separate lecture. So today's lecture is about solely the constructive res judicata, which is the explanation number 4. So let's start our lecture with the name of Almighty Allah and with the Durood Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. हमेशा की तरह सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का रेलेवेंट प्रोविज़न जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रेलेवेंट प्रोविज़न कौन सा है। एक तो रेलेवेंट प्रोविज़न इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, जो कि आपको सेक्शन नंबर 11 की एक्सटेंशन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑर्डर 1 रूल 2 CPC भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को बयान करती है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो में न सिर्फ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के हवाले से मुकम्मल डिटेल से आगाह करूं, बल्कि एक इशारा आपको रेस जुडिकाटा के हवाले से भी दे दूं। और जिन साथियों ने मेरे रेस जुडिकाटा के लेक्चर्स नहीं सुने, वो जाकर पहले रेस जुडिकाटा के लेक्चर्स सुन लें, तो फिर उनके लिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का मुतालिया करते हैं कि एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कहती है। Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लॉ की वर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती हैं, टेक्निकल होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, उनको पढ़ना, सीखना, समझना और प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं आपको जो बुकिश वर्ड हैं वो पढ़ने सिखाऊं और उसके बाद फिर मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊं। अगर हम एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की ट्रांसलेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि हर अम्र जो इस मुकदमा साबिक में जवाब या दावा की बिना ज़रूरी करार दिया जा सकता था और करार दिया जाना चाहिए था, समझा जाएगा कि वो मुकदमा में एक अम्र सरीहन और दरअसल तनकीह तलब था।
अब आप इस इंग्लिश और उर्दू की डेफिनेशंस को आपस में जोड़ लीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो लीगल उर्दू की ड्राफ्टिंग है वो इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल है। वो शायद इसलिए कि लोग उर्दू से ज़्यादा यूज़ टू नहीं होते। लॉ स्कूल्स में भी अंग्रेज़ी में ही कोर्स पढ़ते हैं, और फिर जो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स हैं वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ की ड्राफ्टिंग है उसको भी इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं, तो उनका उर्दू से चूँकि वास्ता नहीं रहता तो इसलिए फिर ये वर्ड्स उनको मुश्किल लगते हैं। अदरवाइज़ मुश्किल नहीं है, हाँ इस्तेमाल में नहीं है, तो चूँकि इस्तेमाल में नहीं है इसलिए मुश्किल लगते हैं। आपने पढ़ा कि एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, इसके लिए उर्दू के अल्फाज हैं हर अम्र जो इस मुकदमा साबिक में, मुकदमा साबिक से मुराद आप यहां पर देख रहे हैं फॉर्मल सूट लिखा हुआ है, मुकदमा साबिक फॉर्मल सूट। दूसरे लफ्ज आपने यहां पर देखा ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड ऑफ आगे डिफेंस या अटैक कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड ऑफ, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन कुछ यूं है कि इस मुकदमा साबिक में जवाब या दावा, ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। अटैक आप मोस्टली प्लेंट के हवाले से जानते हो, और डिफेंस रिटन स्टेटमेंट या डिफेंस ही कहलाया जाता है। उसके बाद समझने वाला एक और लफ्ज विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन, जरूरी करार दिया जा सकता था और करार दिया जाना चाहिए। इट माइट टू हैव बीन, ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा हुआ। और लास्ट में मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट, समझा जाएगा कि वो मुकदमा में अम्र सरीहन और दरअसल तनकी तलब था, मैटर विच हैज़ टू बी फ्रेम्ड, इशू विच हैज़ टू बी फ्रेम्ड, वो मामला जिसके ऊपर के गौर करना था। तो ये इसकी एक ट्रांसलेशन बनी। उम्मीद है कि कुछ पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो गई होगी। मज़ीद इस पे बात करते हैं। ओमिटेड लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको, और एक लफ्ज़ यहाँ पर रिलिंक्विश नज़र आ रहा है, और उसको आसान बनाने के लिए साथ में लिख दिया गया अर्लियर सूट। तो अगर आपने ये दो अल्फाज जान लिए तो फिर आपके लिए कंस्ट्रक्टिव रेज़ जुडिकाटा को समझना आसान हो जाएगा। जैसा कि सिखाया गया था कि अगर एक दफ़ा मैटर डिसाइडेड हो जाए तो सेम पार्टी सेम जुरिस्डिक्शन में उसको नहीं खुलवा सकती सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। अब ये मैटर डिसाइड हो गया है, लेकिन जिस वक्त मैटर डिसाइड हो रहा था, जिस वक्त अर्लियर प्रोसीडिंग हो रही थी, जिस वक्त साबिक मुकदमा चल रहा था, जिस वक्त फॉर्मल सूट चल रहा था, उस वक्त किसी भी एक पार्टी ने, पार्टी ऑफ डिफेंस ने या पार्टी ऑफ अटैक ने, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, अपना कोई भी राइट जो कि उसका एस्टेब्लिश राइट था, जिसकी उसके पास एंटाइटलमेंट थी, उसको या तो ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया, भूल गया, या फिर रिलिंक्विश कर दिया, दूसरी पार्टी के हक में दस्तबरदारी कर दी, माफ़ी दे दी, उसको अपना हक लेने से इनकार कर दिया, अपने हक लेने से खुद पीछे हट गया, या भूल गया या फिर माफ़ कर दिया पहले मुकदमे में। तो ऐसे पोर्शन को भी लेटर ऑन जब वंस मैटर डिसाइड हो जाए तो उसको रीओपन नहीं करवाया जा सकता। यही कंस्ट्रक्टिव रेज़ जुडिकाटा का मकसद है। एक्सप्लेनेशन 4 को जरा दूसरे एंगल से देखते हैं कि इसका एम क्या है। The aim to the doctrine is to compel both the parties to the suit to raise before the court in support of their contentions all the grounds of attack and defense
available to them. The parties have the right, the parties have to bring their whole case to the court. फरीकैन के पास यह हक होता है कि जब पहली दफा वो अदालत में आए तो मुकम्मल तरीके से भरपूर अपने जितने भी एंटाइटलमेंट्स हैं, जितने भी हुकूक हैं, वो लेकर आए। और अदालत में जब दावा दायर किया जाता है या उस दावे के तनाजुर में जवाब दावा दिया जाता है तो पार्टीज़ को चाहिए कि भरपूर तरीके से अगर एलिगेशंस लगाने हैं, अगर दावा करना है, किसी चीज़ की डिमांड करनी है तो वो भी करे, और अगर जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है वो भरपूर तरीके से जवाब दे, किसी भी चीज़ को भूले ना और किसी भी चीज़ को छोड़े ना। और अगर किसी चीज़ को भूल जाती है पार्टी या फिर खुद से छोड़ देती है, माफ़ कर देती है, तो समझा जाएगा कि ये भूलना या ये छोड़ना इस केस का हिस्सा ही नहीं है। लिहाजा इसी बिना पर दोबारा से ये सेम पार्टीज सेम ज्यूरिसडिक्शन पर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा नया मुकदमा नहीं कर सकती। लास्ट में आते हैं जी कंक्लूजन की तरफ। मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड कैन नॉट बी re-agitated in same suit as well at later stage। जो मामला एक दफ़ा अदालत ने तस्फिया कर लिया उसको दोबारा किसी सूरत नहीं खुलवाया जा सकता, दोबारा उसके ऊपर किसी सूरत मुकदमाबाजी नहीं की जा सकती। एजिटेट वैसे एहतजाज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद मुकदमाबाजी। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सेट्स टू बार एनी क्लेम्स being raised in a later proceeding if the claim should ought to have been raised and decided in an earlier proceeding। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मकसद क्या है कि बाद में आने वाले उन मुकदमात पर पाबंदी लगाए जो कि पहले मुकदमे में दावा की बिना जरूरी करार दिया जा सकता था या करार दिया जाना चाहिए था। जरूरी था कि वो पहले ऐसा करता। एक फरीक जिसको जितनी तकालीफ थी वो सारी की सारी तकालीफ एक ही केस में क्यों नहीं बयान कर रहा था कि बाद में दोबारा आया या फिर उस वक्त किसी को माफ़ कर कर और दोबारा उसी बिना पर केस खुलवाना। ये कानून का मंशा नहीं है, कानून ऐसा नहीं चाहता। Whereas res judicata basically prohibits suits which has already been decided by a competent court, constructive res judicata prohibits raising issue which ought to be raised in the previous suits। मैंने आपसे कहा कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और मेन रेस जुडिकाटा के दरमियान में फ़र्क क्या है। वैसे दोनों एक ही सेक्शन में बयान किए गए हैं, लेकिन मेन जो सेक्शन 11 है उसमें रेस जुडिकाटा बयान कर दिया गया कि सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम ज्यूरिसडिक्शन, सेम मैटर को अगर वंस डिसाइडेड है तो दोबारा रीओपन नहीं करवा सकते। लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा उसके एक पोर्शन के हवाले से है कि अगर प्रीवियस सूट में, साबिका मुकदमे में कोई भी मैटर जानबूझकर छोड़ दिया था जो कि उस वक्त तय हो सकता था, तय किया जाना चाहिए था, या फिर वो भूल गया था, रह गया था जो कि उस वक्त तय किया जाना था, तो ऐसे मैटर्स को दोबारा नहीं खुलवाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वस्सलाम।